हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला चैप्टर डैट इज़ ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स क्या होता है, सम्स उसके कैसे होते हैं, वेराइटीज़ क्या होते हैं, कैसे टाइप के सम आएंगे, ओवरहेड कॉस्टिंग सब्जेक्ट में उसका कितना वेटेज है, ये सब पढ़ेंगे हम। सो वीडियो आखिर तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओवरहेड होता क्या है उसका एक बार एक मीनिंग देख लेते हैं। ओवरहेड रिफर्स टू ऑल indirect expense of running a business. For example, if you have a service based business, then apart from the direct cost of providing the service, you will also incur overhead costs such as rent, utilities and insurance. ये मैंने रीड कर लिया, इसका मीनिंग क्या रहेगा वो हम समझेंगे एक एक वर्ड पे। ओवरहेड कॉस्ट रेफर्स टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब ओवरहेड जो कॉस्ट होता है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं किसके, ऑफ रनिंग अ बिजनेस। एक जो चलता बिजनेस, एक रनिंग बिजनेस मतलब ऑन गोइंग बिजनेस में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उसे ओवरहेड कॉस्ट में काउंट किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर इफ़ यू हैव अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, अगर हमारा सर्विस बेस्ड मतलब सर्विस सेक्टर जैसा हमारा एक बिजनेस है, देन अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, सर्विस देने में जो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट जाता है उसके साथ साथ हमें इंकर होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इसको हम ओवरहेड कॉस्ट बोलते हैं। सच लाइक हमारा ऑफिस है, खुद का नहीं है, हमने रेंटेड लिया है तो उसे रेंट पे करना पड़ेगा। यूटिलिटीज़, देन वो जगह है उसका हमने इंश्योरेंस निकाला तो इंश्योरेंस का जाता है। सो ओवरहेड्स का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम डायरेक्ट हम जाएंगे हमारे बुक पे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो अब इसे बुक में कैसे डिफाइन किया गया है ओवरहेड्स को। ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which are not directly identifiable or allocable to a cost object in an economically feasible way. अब एज पर बुक ओवरहेड्स का मीनिंग वो क्या बताता है। ओवरहेड कंप्राइज ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मतलब क्या होता है कि भाई कोई प्रोडक्ट बनाते वक्त, या कोई प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन होने के पहले उसका जो भी एक इनडायरेक्ट मटेरियल्स जो भी हो जाते हैं, हमारे रॉ मटेरियल हो जाएंगे एंड अदर्स जो भी which those material which are not direct material or indirect material. This is a simple way which we can define a indirect material. So indirect employee cost, अब indirect employee cost क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय का इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसा हो जाएगा, से एम्प्लॉय का हो जाएगा वेजेस, से एम्प्लॉय का हो जाएगा ESI, इंश्योरेंस, PF। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो एक कंपनी, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बेयर करता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल और एलोकेबल टू अ कॉस्ट। मतलब वो एक्सपेंस जो कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई या मतलब असर नहीं करता है उसे कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। अब इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, या फिर हम बोलो कि ये चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या लर्न करना पड़ेगा, तो हम जाएंगे उसे पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे। अब यहाँ पे हम पहला पॉइंट दे सकते हैं, हेडिंग दिया गया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अब जो ऊपर हमने डिफाइन में पढ़ा था वर्ड एलोकेबल, उसका मीनिंग हम इधर बताएंगे। एलोकेट करना मतलब समझो मुझे दिया गया है, एग्जांपल की तरह बताऊंगा, जैसे कि से हाँ से हमारे घर में कोई पूजा उजा है, ओके। अभी घर में हमें मिल गया है 1000 रुपया, मिला है, बोला कि जाके लिस्ट दे दिया कि भाई ये सामान लेके आ जाओ, 1000 रुपये में सामान लेके आ जाओ। अब हम गए दुकान पे, बोले भाई ये दे दो, बोलेगा कितना दूँ, क्या कैसे दूँ, तो एक बताएगा कि भाई इसको ये रेशियो में ले, से पूजा का सामान ले रहे, जो भी धूप हो गया, फूल माला हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, जैसे ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ। सो हमने क्या किया, वो 1000 को हमने एलोकेट किया डिफरेंट आइटम, डिफरेंट प्रोडक्ट खरीदने में जो एक पूजा में यूज़ होगा। सो मीनिंग क्या इसमें समझा, एलोकेट का मतलब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल हम बताएंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इसमें बताया गया है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 बताया
रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन, एयर कंडीशनिंग, या फिर 4 सब पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 1 में। उसके सामने हम पढ़ रहे फ्लोर एरिया, इसका मीनिंग क्या रहेगा पहले समझेंगे। रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, इसका मीनिंग क्या हो गया, हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन है तब तो कोई बात नहीं, पर अगर हमारा है रेंटेड या फिर बोलेंगे लीज प्रॉपर्टी या भाड़े पे, मतलब जो हमने खरीदा है, हम है यहाँ के भाई भाड़ोतरी, हमने लिया है सामान तो हमें देना पड़ेगा भाड़ा, विच वी कॉल्ड इन इंग्लिश एज रेंट। सेकेंड, लाइटिंग एंड हीटिंग, अब हम रह रहे, वो बिजनेस हम चला रहे तो वहाँ पे भाई जाहिर सी बात है लाइट रहेगा, लाइट, एसी, ऑल इलेक्ट्रिकल appliances which we called in one word as a lighting and heating. Then फायर प्रिकॉशन, फायर प्रिकॉशन भी रहेगा, एक बिजनेस में ये सब चीज़ रहना मैंडेटरी होता है आज के टाइम में। देन एयर कंडीशनिंग, ये सब जितना भी एक्सपेंस है ये हम कैसे बताएंगे, जैसे कि हम लोग ये सब खर्चा समझो, या गुड एग्जांपल आई एम गिविंग यू, मेरा समझो एक सिंपल हमारा एजुकेशन से एक सामान है, जैसे कि पेंसिल बता सकते हैं कि एक पेंसिल का हमारा एक फैक्ट्री है, पेंसिल बना रहे हम। अब वो फैक्ट्री में फैक्ट्री 24 घंटे चालू है, 2 शिफ्ट पे काम होता रहता है, तो वहाँ पे लाइट, पंखा, मशीन्स, एवरीथिंग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस भी चालू रहता है। लेकिन जब हम पेंसिल बेचने जाएंगे ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई इसमें से मेरा ये पैसा होता है, हम उधर पे ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि भाई हमने लाइट भी चालू, हम लाइट चालू करके हमने पेंसिल बनाया है, हमने पंखा चालू करके बनाया, ये जो सब खर्चा है वो हम डायरेक्ट एलोकेट नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट के साथ। सो इसलिए इसे कहते हैं ओवरहेड कॉस्ट। तो इसे हम कैसे बांटेंगे, अब जैसे कि हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट कैसे पे करेंगे, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल बताया था, से जेरोक्स मशीन का हमारा शॉप है, हमारा समझो 500 का एरिया का हमारा शॉप है, उसमें मुश्किल से हार्डली 15 या 20 के एरिया में हमारा एक मशीन बैठ जा रहा है, अच्छा खासा मशीन है। तो हम रेंट खाली उस मशीन के एरिया तक का नहीं बैठेंगे, हम देंगे तो पूरा 500 के एरिया का देंगे, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ हमने पूरा शॉप या पूरा जो भी एक्सवाइजेड प्लेस है, हमने पूरा जगह का हमें रेंट पे करना पड़ेगा, नॉट अ सिंगल जगह वेयर वी आर डूइंग बिजनेस। सो इधर हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि भाई एक प्रोडक्ट के ऊपर एक सब्सटेंस या एक गुड्स को बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, तो हमें उधर ऑप्शन आंसर में क्या दिया है हमारा फ्लोर एरिया, वो एरिया कितना है, एरिया की वजह से हमें मालूम पड़ेगा कि रेंट एक प्रोडक्ट के पीछे कितना जा रहा है। सेम टू लाइटिंग एंड हीटिंग, सेम टू फायर प्रिकॉशन एंड सेम टू एयर कंडीशनिंग। जब ये चारों नाम आते हैं कौन से, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, फायर प्रिकॉशन, एयर कंडीशनिंग, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या एलोकेट करेंगे या बांटेंगे, अलग अलग वर्ड है, इसे हम फ्लोर एरिया के इसमें बांटेंगे। मूविंग ऑन, सेकंड है परक्विजिट, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, सुपरविजन, इसके सामने लिखा गया है नंबर ऑफ वर्कर्स। अब इसका सिंपल मीनिंग आप समझ सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ जो दिया गया है ये सब हम एक वर्कर, एक लेबर को हम प्रोवाइड करते हैं। परक्विजिट लेबर को दिया जाता है, नो मैटर एक लेबर है, 100 लेबर है, 1000 लेबर है, परक्विजिट हम देते हैं तो एक बल्क में देते हैं, वो जो एक्सवाइजेड बंदा बाद में देकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो कॉस्ट को लेके हम कैसे बोलेंगे, एक कॉस्ट के पीछे हमने वर्कर को कितना परक्विजिट दिया, तो उससे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नंबर ऑफ वर्कर, टोटल कितने वर्कर है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, सेम टू द सेम इट विल डिस्ट्रीब्यूट अंडर नंबर ऑफ वर्कर्स। टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, जितने भी खर्चे हैं, सुपरविजन, दिस ऑल एक्सपेंसेस विल कम अंडर नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट कितने वर्कर्स है, एक वर्कर पे कितना खर्च हुआ है, इसके हिसाब से हमें मालूम पड़ेगा कि भाई हमारा पर यूनिट पे हमने कितना खर्च किया है। मे बी वो 1 रुपये से कम भी हो सकता है, 1 रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नीचे आके compensation to workers, holiday pay, ESI एंड PF contribution, perquisite, इसे बांटेंगे हम डायरेक्ट वेजेस। अब जो कंपेंसेशन हम देते हैं वर्कर्स को, कंपेंसेशन मतलब भुगतान हम कब करते हैं, जब कोई एक इंसिडेंट हो जाए, ये सब हो गया तो हमें उनसे कंपेंसेट करना पड़ता है, या फिर कोई ऐसा जो नहीं होना होता वैसा इंसिडेंट कुछ भी हो जाए, इससे किसी वर्कर का डेथ हो जाए तो उसे कंपेंसेशन या घर उसके घर वालों को देना होना पड़ता है।
तो उससे हम तो नंबर ऑफ वर्कर में तो बांटेंगे नहीं, उससे हम बांटेंगे उसका वेजेस कितना, उसका पगार कितना, उसके ऊपर हम उसे देंगे। हॉलीडे पे ईएसआई जो उसका पीएफ जो उसका मतलब सैलरी से कटता है, जब उसे पे किया जाता है तो हम देखते हैं कि भाई उसका पगार कितना है, उसका वेजेस कितना है, उसका स्टिपेंड कितना है, जो हम डेली देते हैं, वीकली देते हैं या मंथली देते हैं, वॉट कितना है, उसके हिसाब से हम उनका ईएसआई एंड पीएफ डिसाइड करते हैं। इसमें भी एक पॉइंट, दोनों में आप देखोगे एक पॉइंट आएगा परक्विजिट, दोनों में परक्विजिट है, तो आप ज़रा भी मतलब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नॉर्मली एक ही टाइम क्वेश्चन में ओनली वंस परक्विजिट पूछा जाता है। अगर आपको परक्विजिट के सामने अगर आपको ऑप्शन में डायरेक्ट वेजेस दिखता है या फिर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिखता है, यू कैन सेलेक्ट बोथ आर करेक्ट, बट एक क्वेश्चन में एक ही चीज़ पूछा गया होगा। अब नेक्स्ट लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब उसके सामने लिखा है कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब इधर पे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अब जो हमारा कंपनी वहाँ पे प्लांट मशीन्स सब इंस्टॉल्ड होंगे, अब डेप्रिसिएशन उसका भी लगता है। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होगा आपको सिंपल वे में बता देता हूँ कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक एसेट का हर साल वैल्यू कम होता है, रिडक्शन होता है उसका, उसका अकाउंटिंग वर्ड बोला जाएगा डेप्रिसिएशन, उसका निकलता है। जो भी हो जाए भाई, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो जाए, आपका फर्नीचर हो जाए, आपका प्लांट एंड मशीनरी हो जाए, जो भी आपके फिक्स एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन हर साल निकलता है। सो इसे हम किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकेंड है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। अब मशीन्स हैं, मशीन का डेप्रिसिएशन निकलता है ओके, पर उसका मेंटेनेंस भी आता है। ज़रूरी नहीं कि भाई एक बार मेंटेनेंस कर दो तो सालों साल चलेगा, उसे टाइम टाइम पे उसका मेंटेनेंस उसका करना पड़ता है, उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, उसका भी अलग कॉस्ट इंकर होता है, जिसको जो भी मतलब अफेक्ट करता है हमारे एक प्रोडक्ट के ऊपर। सो इट विल ऑल्सो बी टेकन इन एज ए ओवरहेड कॉस्ट। अब नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, उसे हम देंगे स्टॉक वैल्यू पे। अब स्टॉक हमने रखा है, समझो हमारा गोडाउन या हमारा फैक्ट्री एनीथिंग, तो वहाँ पे हमारे स्टॉक रखे गए, तो स्टॉक रखा है मतलब ऐसे कभी भी आग उग लग जाएगी तो कुछ कर नहीं सकते। सो उससे प्रोटेक्शन लेने के लिए हम उसका इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं। तो इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, अभी उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, स्टॉक वैल्यू पे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टॉक वैल्यू मतलब क्या होगा भाई, जितना भी हमने स्टॉक रखा है, से हमने 10 लाख का हमारा स्टॉक रखा गया है, अब उसका इंश्योरेंस सम एंड सम वैल्यू रहेगा, तो हम जो भी इंश्योरेंस का वैल्यू थे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट किसके हिसाब से करेंगे, टोटल number of value of the stock which we have kept in any XYZ organization or a place where it has kept। अब नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग एक्सपेंस। सामने लिखा है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स और एरिया और मीटर रीडिंग। अब और क्यों लिखा है भाई, ऑप्शन में एक टाइम पे एक ही चीज़ आता है। अब लाइटिंग एक्सपेंस आपको बताती हो कि भाई जहाँ पे हमें मशीन चल रहा है, लाइट, फैंस, एयर कंडीशनर एंड वेरियस अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी वहाँ पे रन हो रहे हैं, उसका भाई कुछ ना कुछ खर्चा तो आता ही होगा, ज़ाहिर सी बात है आता तो होगा ही। सो उससे हम कैसे एलोकेट करेंगे, उससे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उधर पे लिख, या तो फिर होगा नंबर ऑफ़ लाइट पॉइंट, वहाँ पे लाइट पॉइंट्स कितने हैं उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर एरिया कितना है जहाँ पे वो लाइट, बिजनेस, खाली बिजनेस का बता रहा हूँ, पर्सनल मत लेना, घर और का मत छोड़ लेना, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो उधर का एरिया कितना है उसके हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या फिर मीटर रीडिंग आता है उसके हिसाब से आप एलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिकल पावर। अब जो वहाँ पे आपका जो भी एक्सवायर्ड इक्विपमेंट मशीन्स चल रहा है वो भी रन हो रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ कॉस्ट इंकर होगा। ध्यान रखो इसमें मैं बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब छोटी से छोटी एक्सपेंस को ऐड किया जाता है, जो कि नॉर्मली दिखाया नहीं जाता, तो उसको ही बोला जाता है ओवरहेड कॉस्ट। तो हियर द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो उससे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, इसको एचपी पावर भी एचपी भी बोलते हैं, एचपी ऑफ मशीन, और नंबर ऑफ मशीन आवर्स, आपका मशीन कितना टाइम चला, कितना घंटा चला, उसके ऊपर भी आपका वैल्यू निकल सकता है। वैल्यू ऑफ मशीन, और आपका मशीन का वैल्यू क्या है। अब ये मत बोलना कि जितने में ख़रीदा था वो उसका वैल्यू है, नहीं। आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर डैट द
every year a machine, a asset is depreciated because the value of that XYZ asset is reduced. आफ्टर डैट या तो वैल्यू ऑफ मशीन में जा सकता है या फिर यूनिट कंज्यूम। अब आपका मशीन जो है यूनिट कितना कंज्यूम हो रहा है वो कैसे मालूम पड़ेगा भाई? वो मीटर रीडिंग पे बता देगा कि आपका ये मशीन XYZ इतना कंज्यूम हुआ है पर मंथ, मंथली बेसिस पे देखें या ईयरली बेसिस पे देखें तो उसमें वैल्यू मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट आपका दिया मटेरियल हैंडलिंग एंड सेकेंड दिया स्टोर्स ओवरहेड। उससे कैसे बांटा गया? वेट ऑफ मटेरियल्स। अब जो मटेरियल हैंडलिंग है इन ईजी वे, अगर मैं मटेरियल हैंडलिंग को अगर डिफाइन किया जाए तो मटेरियल हैंडलिंग इज़ द मोमेंट प्रोटेक्शन और स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट थ्रू आउट मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउसिंग एक्सेट्रा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? मटेरियल हैंडलिंग क्या चीज़ है? नॉर्मली इसको बोला जाएगा तो एक मूवमेंट है जो एक मतलब प्रोटेक्ट करता है आपके मटेरियल को, उसको स्टोर करता है स्टोरेज के थ्रू, एंड उससे मतलब नॉर्मली कंट्रोल करता है आपके मटेरियल को प्रोडक्ट बनने तक। दैट इक व्हाट वी से कच्चा माल, दैट इज रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट बनने तक का काम में वो एक हेल्प करता है। तो उसका भी खर्चा आएगा। उसको कैसे देंगे हम? वेट ऑफ मटेरियल जो हमने लिया है उसका वेट कितना, हम कितना केजी ले या कितना टन लिए उसके हिसाब से हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के हिसाब से, या फिर वैल्यू ऑफ मटेरियल कितना कीमत है आपके मटेरियल का, या फिर यूनिट्स ऑफ मटेरियल कितना हमने मंगवाया कितना है। ये जो वैल्यू ऑफ मटेरियल और यूनिट्स ऑफ मटेरियल दोनों में कंफ्यूज मत होना। वैल्यू ऑफ मटेरियल मतलब भाई टोटल हमने जितना भी मंगाया है उसका वैल्यू कितना है। से एक मटेरियल का वैल्यू 100 रुपये 100 रुपीज़ है या 100 जो भी बोलो, हमने 10 मटेरियल मंगाया तो 100 इंटू 10 वी विल कॉल्ड इट एज 1000। और यूनिट्स ऑफ मटेरियल हम कैसे बोलेंगे? हमने कितना मंगाया है, एक का दाम 100 रुपये, हमने मंगाया 10 है तो इधर लिखा है यूनिट्स ऑफ मटेरियल तो यहाँ पे 10 आएगा, एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल में आएगा 1000 बिकॉज 100 रुपीज़ इंटू 10 दैट इज़ 1000। नेक्स्ट इज देयर इज अ जनरल ओवरहेड्स। अब जो जनरल मतलब नॉर्मली जो खर्चे होते हैं जो जनरली होते रहते उससे हम कैसे बांटेंगे? डायरेक्ट लेबर आर, लेबर ने कितना घंटा काम किया है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर डायरेक्ट वेजेस, या फिर मशीन आर। मतलब ये तीनों में से कोई ना कोई एक एप्लीकेबल होगा अगर जनरल ओवरहेड पूछा तो उसके हिसाब से हम इसे एलोकेट कर देंगे। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अदर एक्सपेंस, या जितना भी अबो 9 एक्सपेंस बताया गया उसके अलावा अगर कुछ एक्सपेंस आता है तो उससे हम कैसे करेंगे? टेक्निकल एस्टिमेट उसके हिसाब से बांटेंगे, अदरवाइज सर्वे करके बांटेंगे, सर्वे एनालिटिक्स उसके हिसाब से बांटेंगे। अब नॉर्मली ये चैप्टर में करना क्या आपको समझ गया है कि हमें भाई जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है उसे हमें एलोकेट करना है, हमें बांटना है, इससे हमें मिलेगा ओवरहेड कॉस्ट। अब इसका मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, टेंशन मत लेना। मैं भी मतलब कॉलेज के लेक्चर से एक डायलॉग मानूंगा कि भाई क्वेश्चन पढ़ के लेते हैं, आंसर हम अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में बताएंगे। सो हम एक क्वेश्चन है पूरा पढ़ के ले लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका मीनिंग बताएं, आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, ये देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेंगे पूरा। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिपार्टमेंट्स A, B, C are the production department and D is the service department. The actual cost for the period is as follows. अब यहाँ पे वेरियस एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट, रिपेयर टू प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, लाइटिंग, सुपरविजन, एम्प्लॉयज लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, एंड लास्ट इज द पावर। अब लिखा क्या भाई? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द 4 डिपार्टमेंट्स। डेप्थ मतलब डिपार्टमेंट से। अब क्या दिया भाई? एरिया इन स्क्वायर मीटर, 4 डिपार्टमेंट का वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिया है, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब मैंने आपको बताया था कि अब जो ये चीज़ है ये है हमारे एक्सपेंस। अब इसको हमें एलोकेट कैसे करना है, इसके वे में करना है, तो इसका हमें मालूम पड़ना चाहिए। जैसे पहला क्या दिया भाई? रेंट दिया है। मैंने आपको बताया रेंट को हम कैसे बांटेंगे। जैसे कि हमें कोई भी एक हमारा XYZ हमारा फर्म है, जो भी हमारा जो रेंटेड फर्म है उसे हम कैसे बांटेंगे? एरिया के हिसाब से बांटेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या दिया भाई हमको? रिपेयर्स टू प्लांट। रिपेयर्स टू प्लांट हम कैसे बांटेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट उसके हिसाब से बांटेंगे। भाई प्लांट का वैल्यू क्या है उसके हिसाब से हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, उससे भी हम सेम वैल्यू ऑफ प्लांट उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे।
दिया है लाइटिंग। लाइटिंग हम कैसे बांटेंगे? लाइटिंग को हम देखेंगे भाई, लाइटिंग अलग अलग था कि जैसे लाइट पॉइंट के हिसाब से वो सब चीज़ें दिया हमको। इधर पे क्या दिया? लाइटिंग के लिए एरिया दिया है, तो हम एरिया के थ्रू बांटेंगे। नेक्स्ट इज सुपरविजन। सुपरविजन हम कैसे बांटेंगे? एम्प्लॉय कितने हैं हमारे, दैट इज सी गिवन इज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, मतलब एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, उससे हम कैसे बांटेंगे? टोटल वेजेस, उनका वेजेस कितना है उसके हिसाब से हम बांटेंगे। ये उनका इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है। एग्जाम्पल फॉर इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज दिस एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। मूविंग ऑन, फायर इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक, इससे हम कैसे बांटेंगे भाई? स्टॉक का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, उसके अकॉर्डिंग बांटेंगे। ये जो इसमें वैल्यू दिया है 1500, 1100, 900, 500, ये वैल्यू को आप कंफ्यूज करने के लिए आपको डाला है कि भाई ये वैल्यू आप आंसर में ना लिख दो। लिखना क्या है, ये तो हमें दिया कि एक वैल्यू जिसके अकॉर्डिंग, मतलब एक डिपार्टमेंट, जैसे कि डिपार्टमेंट ए का लेते हैं, ए डिपार्टमेंट ने एक प्रोडक्ट बनाने में उसका एरिया कितना लगा है? 1500 लगा है। उसमें 20 लोग काम किए डिपार्टमेंट ए में, उसका टोटल वेजेस 6000 बनता है। वैल्यू ऑफ प्लांट ऐसा, ये मतलब थोड़ा सा आपको जंबल लग रहा है कि भाई ये क्या को दे दिया, इधर वैल्यू क्या को दिया, हमारा आंसर तो नहीं है। नहीं, आंसर नहीं है। आंसर क्या है वो हमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। बिफोर डैट मैं आपको एक आंसर कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट कैसा है, उसके कॉलम्स कितने बनाते हैं वो पहले दिखा लूँगा। नीचे देखो क्या लिखा है, एक ए पोर्शन टू द कॉस्ट ऑफ टू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। बहुत हार्ड इंग्लिश था ना। ओके, मैं आपको आंसर का फॉर्मेट बताता दो कैसा रहेगा। या हियर यू कैन सी द फॉर्मेट ऑफ द ओवरहेड चैप्टर सॉल्यूशन। यार सबसे पहले हमारा लिखा है इन द बुक्स ऑफ, मतलब जो बुक्स है दैट इज जो मॉडर्न कंपनी है वो लिख देंगे। देन लिखा है स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एलोकेशन का मीनिंग अगर आपको नहीं समझे वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। मीनिंग आपको बस समझना चाहिए, वो मोस्ट मैटर करता है। लिखा है स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ डिफो ओवरहेड्स, और इसको कैसे बांटा हमने? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से। कॉलम हमने कितने लिए? हमारे 4 डिपार्टमेंट थे। ए बी सी हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था, डी हमारा सर्विस डिपार्टमेंट था। तो हम पहले पर्टिकुलर्स ले लेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे सारे एक्सपेंसेस, दैट इज द रेंट एंड अदर जो भी था हमारा, रेंट हो गया, रिपेयर टू प्लांट, डिप्रेशन टू प्लांट, लाइटिंग, सुपरविजन एक्सेट्रा, जो हमारे एक्सपेंसेस थे वो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम में। अब जब बीच में लिखा बेसिस ऑफ एलोकेशन, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? से रेंट जो है, रेंट हम कैसे बांटेंगे? एरिया के हिसाब से बांटेंगे। अब हम भूल गए इधर आंसर लिखते लिखते, जैसे वहाँ पे हमने पढ़ लिया क्वेश्चन में भाई इसको हम ऐसे बांटेंगे, पर यहाँ पे हम बांटते वक्त भूल गए, या हमें कौन से रेशो में बांटना है, कैसे बांटना है वो हम थोड़ा भूल गए। तो ये कॉलम बनाते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन, मतलब कौन से बेसिस पे आप इसे बांट रहे हैं, कौन से बेसिस पे आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लिखेंगे। से इधर हमने इधर रेंट लिखा तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा एरिया, और जो एरिया की इधर अमाउंट था ना, जो भी था 1500, 1100, वो हमें एक रेशियो बताता है, उससे हम एलसीएम करके हम उसका एक रेशियो निकालेंगे। उस रेशियो के हिसाब से हम इसे एलोकेट करेंगे डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी में। तो हमें एक पेज का फॉर्मेट लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आते वक्त आप एक पेज का फॉर्मेट रेडी रख लीजिएगा। सो टॉक यू इन नेक्स्ट लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉस्टिंग का मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ, या आप होप सो जितना आपको पॉसिबल हो उतना आप थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो अभी थर्ड ईयर में गए हैं उन्हें आप दे दीजिए। स्पेशली टू दो स्टूडेंट्स जिनको क्लासेस नहीं लगा है, प्राइवेट को इंस्टीट्यूशन नहीं लगा है, उन्हें इसका थोड़ा हेल्प मिलेगा। बिकॉज कॉलेज का भी कॉलेज का भी आ ही रहा है ऑनलाइन वीडियोस, बट दिस विल बी हेल्पफुल टू देम। एंड हेल्प करना तो भाई सबको अच्छा लगता है। सो दोस्तों, मज़ा करो, लॉकडाउन चालू है, घर में रहो, सेफ रहो। जय हिंद।